जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टस क्लासेस में। आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि इससे पहले मैं भूगोल पढ़ा रहा था, लेकिन किसी वजह से अब मुझे भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करनी पड़ रही है। उसका कारण यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से बहुत से क्वेश्चन आते हैं एसएससी वगैरह में, और एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना शुरू कर दीजिए और आपको समझ में भी आएगी मज़े से। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में जैसे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसके अलावा भारतीय संविधान में हमारे देश के नागरिकों के मूल अधिकार क्या हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, मूल कर्तव्य क्या हैं, किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सबके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और आप लोग एक बात याद रखिए, क्या है, बहुत से विषय मैं आप लोगों को पहले से ही पढ़ा चुका हूँ क्लास में, जैसे कि संविधान का निर्माण। तो अब उन विषयों को मुझे YouTube पर दोबारा पढ़ाना होगा। तो शुरुआत में जो है, मैं आज का जो मैंने विषय लिया है वो संसद, आज मैं संसद पढ़ाऊँगा। भारत की जो संसद है, दिल्ली में जो केंद्र सरकार की संसद है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और एक एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, समझ लेंगे तो अगर कोई भी क्वेश्चन संसद से रिलेटिव आ जाता है तो आप लोग उसको हल कर देंगे। इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, संसद में कितने सदन होते हैं, राष्ट्रपति की क्या वैल्यू होती है, इस प्रकार से क्या किसका क्या कार्य होता है, ये सब कुछ आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल वर्टेक्स क्लासेस से और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे। ठीक है, देखिए, पढ़ने की शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन से करते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब आप अपने आप को तपस्या में इतना लीन कर लें कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मैं वैसा ही तेरे साथ कर दूंगा। समझ रहे हो? तो शुरुआत करेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद जो है किस प्रकार की इसकी संरचना होती है, इसमें कितने सदन होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि संसद के बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान के 5वें भाग। तो ये बात तो याद रखिएगा आप लोग, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा भाग संसद से संबंधित है, याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा भाग संसद से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 5वां भाग। कौन सा भाग? संविधान में कितने भाग हैं? 25, जिसमें से 5वें भाग में संसद के बारे में वर्णन किया गया है। तो कह रहा है कि संविधान के 5वें भाग, कौन से भाग? 5वें भाग के अनुच्छेद 79 से 122। तो भाग भी आप लोग समझ गए होंगे, 5वां भाग है, और अनुच्छेद भी आप लोग समझ गए होंगे। अनुच्छेद क्या है? 79 से 122, समझ रहे हो? तो संविधान के 5वें भाग के अनुच्छेद 79 से 122 तक में संसद के गठन, मतलब संसद का गठन हुआ था। ठीक है, तो संसद के गठन, इसकी संरचना, अवधि, विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, समझ रहे हो? और इसके अलावा इसकी संरचना कैसी होगी, इसमें सदन कितने होंगे, राज्यसभा सदन होगा, लोकसभा सदन होगा। ठीक है, अवधि क्या रहेगी, विशेषाधिकार इसके क्या हैं, इन सभी के बारे में संविधान के 5वें भाग के अनुच्छेद 79 से 122 तक में वर्णन किया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों का एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर
संसद के गठन से संबंधित भाग पूछ लिया जाए तो भाग 5, अगर अनुच्छेद पूछ लिए जाएं तो 79 से 122। अब 79 से 122 में एक एक अनुच्छेद के बारे में आप लोगों को मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। आप लोग बस जुड़े रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस से। तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए, संविधान के अनुसार भारत की संसद को 3 अंग होते हैं। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। तो आप लोगों ने जो संसद को देखा है उसमें 3 अंग होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं तो उसका आंसर आप कह देंगे 3। और वो 3 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला अंग है राष्ट्रपति। सबसे पहला अंग क्या है? राष्ट्रपति। इसके बाद में दूसरा अंग क्या है? राज्यसभा। ये जो राज्यसभा अंग है ये उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन। इसके बाद में तीसरा अंग है लोकसभा। ये जो लोकसभा है ये निम्न सदन है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारे 3 अंग हैं, पहला अंग है राष्ट्रपति और दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग है लोकसभा। अब राष्ट्रपति के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जो राष्ट्रपति होता है ना तो ये राज्यसभा का सदस्य होता है ना ही ये लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन ये सदस्य भी नहीं होता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये संसद का अभिन्न अंग भी है। क्या है? अभिन्न अंग। अभिन्न अंग का मतलब कि ये संसद से अलग नहीं है। समझ रहे हो? तो ये संसद में किसी भी सदन का सदस्य भी नहीं है, ना तो राज्यसभा का सदस्य है ना ही लोकसभा का सदस्य है, और ये अभिन्न अंग भी है और ये संसद में बैठता भी नहीं है। ठीक है। अब देखिए अभिन्न अंग किस लिए है? इसलिए है क्योंकि दोनों सदनों को अगर कोई विधेयक पास करवाना है तो वो विधेयक तब तक विधि नहीं बनेगा। कोई भी विधेयक तब तक विधि नहीं बने, यानी कोई भी बिल तब तक पास नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति उस पे ना कर दे। समझ रहे हो? जब तक राष्ट्रपति जो है उस बिल पर अपनी स्वीकृति ना दे दे, जब तक राष्ट्रपति अपनी मोहर ना लगा दे तब तक वो बिल पास नहीं होगा। समझ रहे हो? अब देखेंगे आगे क्या कह रहा है। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं राज्यसभा सदन। ये जो है ये संसद का उच्च सदन है। कैसा? उच्च सदन है। और इसमें क्या होता है? राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। कौन होते हैं? राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। मतलब हमारे देश में जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, अब ये जितने भी राज्य हैं, और संघ राज्य क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि पुदुचेरी है, दिल्ली है, जम्मू एवं कश्मीर है, लद्दाख है, इसी प्रकार से 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सभी राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं। किस में होते हैं? राज्यसभा में। अब देखिए जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 प्रदेश हैं, उनमें से सिर्फ 3 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका प्रतिनिधि राज्यसभा में है। बाकी 6 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो हैं वो राज्यसभा में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। तो जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधि होता है, और 6 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका कोई भी प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं होता है। अब हम आगे देखते हैं। कह रहा है 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा तथा लोकसभा शब्द को अपनाया गया। समझ रहे हो? देखिए
आज हमारे संसद में जो 2 सदन हैं, तो उसमें से एक का नाम है राज्यसभा और दूसरा का नाम क्या है? लोकसभा। दूसरे का नाम क्या है? लोकसभा। लेकिन 1954 से पहले इनके नाम राज्यसभा और लोकसभा नहीं थे। राज्यसभा का नाम क्या था? राज्यसभा का नाम था राज्य परिषद। क्या नाम था? राज्य परिषद। एवं लोकसभा का क्या नाम था? जनता का सदन। क्या नाम था? जनता का सदन। 1954 में इन नामों को बदलकर क्या कर दिया गया? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ये बात तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं और आप लोग समझ भी गए होंगे। लोकसभा में क्या कौन से सदस्य होते हैं? देखिए, लोकसभा में जो होते हैं वो संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। हमारे देश के जो वोटर्स हैं वो अपना वोट देकर उन्हें लोकसभा का सदस्य बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है राज्यसभा की संरचना। क्या पड़ी हुई है? राज्यसभा की संरचना। देखिए, राज्यसभा की संरचना के बारे में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इसकी संख्या 250 निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 250। मतलब राज्यसभा सदन में 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा? 250। क्या होगा? 250 अर्थात 250। आगे कह रहा है 238 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। मतलब यह है कि जो 238 सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब राष्ट्रपति अपने मन से उन्हें चुनता है। अपने मन से उन्हें चुनता है। और ये जो 12 सदस्य होते हैं इसमें कोई तो कला का विशेष जानकार होता है, कोई साहित्य का विशेष जानकार होता है, कोई विज्ञान का, तो कोई समाज सेवा का। तो इस प्रकार से जो बहुत ही समझदार लोग होते हैं उन समझदार लोगों को राष्ट्रपति चुनता है। 12 सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं उन्हें राष्ट्रपति चुनता है। अब देखेंगे, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद में अगर हम देखेंगे, देखिए इसके बाद में जिस प्रकार से हमारे देश में राज्यसभा है, क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। समझ रहे हो? इसी प्रकार से इंग्लैंड में क्या है? ब्रिटेन में तो देखिए, इसके बाद में आप लोगों से एक बात और मैं शेयर कर दूं। जिस प्रकार से हमारे देश में राज्यसभा सदन है, क्या है? राज्यसभा सदन और लोकसभा सदन। इसी प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड, जो राज्यसभा है, जो उच्च सदन है हमारे यहाँ, इसी प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड है। जो वहाँ का उच्च सदन है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। और वहाँ का जो निम्न सदन है, अर्थात हमारे यहाँ लोकसभा निम्न सदन है, तो वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये बात भी आप लोग समझ लीजिए, जो ब्रिटेन की संसद है वहाँ पर भी इसी प्रकार से 2 सदन होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड और दूसरा होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे
लोकसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है और इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है, बाकी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ राज्यसभा के बारे में समझ में आया होगा। और एक बात और याद रखेंगे, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इससे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। अब आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, राज्यसभा के बारे में आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। लोकसभा के बारे में अगर आपको कुछ सीखना है और लोकसभा के बारे में जो भी जानकारी आपको लेनी है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं, नेक्स्ट तो पार्ट के हिसाब से पढ़ाऊंगा। आप लोग जुड़े रहिए वर्टेक्स क्लासेस से। उम्मीद है बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी आप लोगों को, आपका बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो जुड़े रहिए वर्टेक्स क्लासेस से।